क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शूद्रों को बैकवर्ड कहा गया है और अछूत, अवर्ण यह बैकवर्ड में नहीं आते, केवल शूद्रों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बैकवर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिए। शंकाएं क्यों उपस्थित होती है? हिंदू धर्म में जो समाज व्यवस्था दी है उसके आधार पर बैकवर्ड। ज्योतिबा फुले ने शूद्र को ही बैकवर्ड कहा है और फिर अति शूद्र लगाया है, हिंदू धर्मशास्त्र कहता है 4 वर्ण उसमें शूद्र है और शूद्र सबसे पिछड़ा हुआ है, परंतु अछूतों का कोई उल्लेख नहीं है। उनको तो अवर्ण कहा गया है, वर्ण के बाहर के लोग कहा गया है। और इसीलिए जब बैकवर्ड शब्द आया तो बैकवर्ड शब्द हमारे लिए शूद्र हैं। हम शूद्रों को बैकवर्ड कहते हैं जिसमें अनुसूचित जाति का समावेश नहीं होता, आज भी नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। समझ में आ रही है मेरी बात? आज भी हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि पिछड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, शूद्र हैं। पिछड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। अनुसूचित, आज की अनुसूचित जाति कल की, बीते हुए कल के अछूत वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, नहीं है और नहीं होंगे। जब तक वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति व्यवस्था कायम है तब के अछूत आज की अनुसूचित जाति वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए पिछड़े वर्ग का भी हिस्सा नहीं बन सकती। और इसीलिए संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने कहा था कि अंबेडकर ने पिछड़ा वर्ग शब्द तो रख दिया, अब पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा, हम तो पिछड़े वर्ग में शूद्र है ही नहीं, हमारे आरक्षण का क्या होगा? तो उनको आश्वासित करते हुए के मुंशी जी कहते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। जो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ है, जो समाज में सबसे अंत में है, जो समाज में सबसे आखिर में है, उसको ही पिछड़े वर्ग में नहीं गिना जाएगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। भाई शूद्रों से भी पिछड़ा कौन है? शूद्रों से भी पिछड़ा कौन है? तो अस्पृश्य पिछड़ा हुआ है, जो तो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है, गांव के बाहर रख दिया है, गांव के बाहर रख दिया उनको। तो फिर मुंशी जी अनुसूचित जाति के सदस्यों को आश्वासित करते हुए कहते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपको छोड़कर कोई पिछड़े वर्ग की कल्पना कर सकता है। आपका पहला क्लेम है आरक्षण पर, आपका पहला क्लेम है, क्योंकि आप पिछड़ों में भी पिछड़े हुए हो। आपका पहला क्लेम क्यों है? क्योंकि आप पिछड़ों में भी पिछड़े हुए हो और इसीलिए आपका पहला क्लेम है। आप निश्चिंत रहिए, कभी भी भारत के समाज व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की बात की जाएगी तो आपका क्लेम पहला होगा। और इसीलिए पहले अनुसूचित जाति आती है, बाद में जनजाति आती हैं और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग आता है। संविधान सभा ने यह क्रम निश्चित किया है, संविधान सभा में यह क्रम निश्चित किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ों में भी सबसे पिछड़े हैं और हम भुक्तभोगी है। अनुसूचित जनजातियों ने हमें भी अस्पृश्य माना है, हमें छूते नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं 1950 की, मेरा जन्म हुआ था उस समय। मैं बात कर रहा हूं आज अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को क्या समझती है मालूम नहीं, परंतु हम उनसे भी पिछड़े हुए थे, इसलिए हम उनसे भी आगे आते हैं। आरक्षण के लाभ के क्रम में हम अनुसूचित जनजाति से आगे क्यों हैं? क्योंकि अनुसूचित जनजाति भी हमें अस्पृश्य मानती थी और इसीलिए हमको आश्वस्त किया गया मुंशी जी के माध्यम से कि आपका क्रम पहला, आपका क्लेम
पहले आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कभी समय नहीं आएगा भारत में, जब तक जाति व्यवस्था विद्यमान है तब तक ऐसा कोई भी समय भारत में नहीं आएगा जब आपको पिछड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, पिछड़ों में पिछड़ा नहीं माना जाएगा और आपका क्लेम पहला नहीं माना जाएगा। ऐसा समय नहीं आएगा, यह आश्वस्त करते हैं। समझने वाली बात है और यह सब जानने समझने के लिए कभी कभी मुंशी जी को संविधान सभा डिबेट्स में पढ़ना पड़ेगा, मुंशी जी को भी पढ़ना पड़ेगा। अब टीटी कृष्णमाचारी ने बीच में एक बड़ी अजीब सी बात कह दी। टीटी कृष्णमाचारी जी ने एक बड़ी बहुत थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा सा लाइट मूड के लिए वो बात मैं कह रहा हूँ। टीटी कृष्णमाचारी मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर पर प्रति टीका टिप्पणी नहीं करते, संविधान निर्माता भी नहीं करते, वो बैरिस्टर आम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं, वो बैरिस्टर आम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं। उनकी टिप्पणी मैं बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने, मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने, अब 3 वकील थे मसौदा समिति में, डॉक्टर आम्बेडकर, के मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। बाकी के 4 सदस्यों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, होगी तो कोई और शेयर कर सकता है। उसमें बाकी 4 में गोपाला स्वामी अयंगार जी थे, वो भी वकील थे या नहीं मालूम थे, वो किसी संस्थान के दीवान थे, इतना मुझे मालूम है। दूसरे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वो वकील थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनके बारे में, वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इतना ही मैं जानता हूँ। चौथे सदस्य थे बी एल मित्तर, वो भी संस्थानिक थे, संस्थान के सब दीवान थे, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं। और चौथे सदस्य डॉक्टर डीपी खेतान थे, वो भी वकील थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु 3 वकील थे, तीनों बैरिस्टर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो कृष्णमाचारी क्या कहते हैं कि मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने अपने भाई बंधुओं का व्यवसाय बढ़े, वकीलों का व्यवसाय बढ़े, इसलिए संविधान में अनेक छेद बना के रख दी है, संविधान में अनेक त्रुटियां कर रख दी है, इसलिए रखी है कि लोग संविधान का अर्थ लगाने के लिए कोर्ट में जाए और वकीलों का धंधा चल पड़े। है कि नहीं मजेदार बात? क्या कहते हैं कृष्णमाचारी, जानबूझकर वकील लोगों ने संविधान में त्रुटियां रखी है, संविधान में छेद बनाकर रखे हैं, चाहे लोग दौड़ते दौड़ते संविधान का अर्थ लगाने के लिए कोर्ट में जाए और वकीलों का व्यवसाय, अपने भाई बंधुओं का व्यवसाय बढ़ता रहे, इसलिए इस प्रकार का संविधान इन वकील लोगों ने बनाया है। समझिए, ऐसे भी चर्चाएं होती रहती थी, कभी कभी ऐसी भी बातें सुननी पड़ती। आइए अब इस चर्चा के, इस व्याख्यान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर हम लोग चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा, अंत में भी करूंगा, कि अन्य पिछड़े वर्ग ने, अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे लोगों ने, अनुसूचित जनजाति के पढ़े लिखे लोगों ने, आरक्षण का विरोध करने वाले सारे ही पढ़े लिखे हैं। आरक्षण का समर्थन करने वालों में अनपढ़ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाति का हित आता है। आरक्षण का समर्थन करने वालों में अनपढ़ हो सकते हैं, अनुसूचित जाति में अशिक्षित अल्पशिक्षित हो सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में अशिक्षित अल्पशिक्षित हो सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में अशिक्षित अल्पशिक्षित हो सकते हैं, परंतु फिर भी वह आरक्षण का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास डॉक्टर आम्बेडकर पर है और डॉक्टर आम्बेडकर ने जो हमारे लिए किया वह अच्छा ही है, इसलिए वो समर्थन करते हैं। परंतु आरक्षण का विरोध करने वाले प्रायः अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अन्य विरोध नहीं करते, क्योंकि वैसे भी आरक्षण रहे ना रहे उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए वो विरोध नहीं करते। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि डिबेट्स जरूर पढ़िए, मराठी में अवेलेबल है, अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, जिस भाषा में भी आपको सुविधा हो डिबेट्स आप जरूर पढ़िए। और उसमें सिर्फ आम्बेडकर को मत पढ़िए, उस तारीख को जो पूरा डिबेट हुआ है वो पूरा डिबेट पढ़िए, बड़ा लंबा डिबेट है वो, दिन भर यही चर्चा चलती रही, दूसरा कोई विषय नहीं था, अनुच्छेद 16 पर ही चर्चा हुई, जरूर पढ़िए।
रुद्रनाथ कुंजरू जी को पढ़िए, लोकनाथ मिश्र जो को पढ़िए, सेठ को पढ़िए, खांडेकर जी को पढ़िए, इनको मुंशी जी को पढ़िए, कृष्णमाचार्य को पढ़िए मत पढ़िए वो बात अलग है, परंतु पढ़िए। डॉक्टर आम्बेडकर पहले कृष्णमाचार्य को जवाब देते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर पहले कृष्णमाचार्य को जवाब देते हैं और डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मैं श्री कृष्णमाचार्य से पूछता हूँ कि क्या वह विश्व का एक भी ऐसा संविधान दिखा सकते हैं जो वकीलों के लिए कल्पवृक्ष न हो। एक भी ऐसा संविधान विश्व का क्या वो बता सकते हैं कि जो वकीलों के लिए कल्पवृक्ष न हो। डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं, संविधान जिस भाषा में लिखा जाता है वह आम आदमियों की भाषा नहीं है, उसकी एक विशिष्ट भाषा होती है और वह समझना आम आदमी के बस की बात नहीं होती। ऐसा संविधान किसी ने भी नहीं लिखा आज तक कि जो आम आदमी आसानी से उसका अर्थ लगा सके। और इसीलिए अर्थ लगाने का जब भी प्रश्न आता है तो कोर्ट में जाना जरूरी होता है और वकीलों की सहायता लेना अनिवार्य होता है। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर सवाल पूछते हैं कृष्णमाचार्य, एक तो संविधान बताइए जो वकीलों के लिए कल्पवृक्ष न हो। मतलब एक तो संविधान बताइए जिसको अर्थ लगाने के लिए कोर्ट में नहीं गया हो, ऐसा एक तो संविधान बताइए। आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मैं उनसे खास तौर पर यह कहूँगा कि वह कानून संबंधी उन रिपोर्टों के ढेर को पढ़े जो अमेरिका, कनाडा तथा अन्य देशों के संविधान के संबंध में तैयार हुए। संविधान का अर्थ लगाने के संबंध में अलग अलग देशों के उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में जो दावे दाखिल किए गए हैं, जो याचिकाएं दाखिल की गई, उसके संबंध में रिपोर्ट के ढेर हैं, रिपोर्ट के ढेर पड़े हुए हैं। और उन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद यह एहसास होता है कि संविधान का अर्थ लगाने के लिए न्यायालय में जाना जरूरी होता है और न्यायालय में जाने के बाद वकीलों की सेवा लेना जरूरी होता है। इसलिए संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में यदि जाना पड़े भारत में भी, तो उसके लिए मैं लज्जित नहीं हूँ, उसके लिए मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि संविधान ही कहता है, आर्टिकल अभी मुझे मालूम नहीं है अनुच्छेद, पर संविधान ही कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का अर्थ लगाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का अर्थ लगा। और जब भी संविधान का अर्थ लगाने का प्रश्न आएगा तो यह संविधान सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, वकील सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और इसीलिए मैं बिल्कुल भी लज्जित नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लज्जित नहीं हूँ। और आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, दुनिया में अब तक जितने भी संविधान निर्माण हुए हैं और जितनी भी मसौदा समितियाँ बनी हैं, उन सारी मसौदा समितियों का, उन सारे संविधानों का, आने वाले मसौदा समितियों का और आने वाले संविधानों का भी भाग्य यही होने वाला है, वह भी वकीलों के लिए कल्पवृक्ष ही साबित होने वाले हैं, क्योंकि उनका भी अर्थ लगाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर आम्बेडकर मसौदे के अनुच्छेद 3 में संविधान के अनुच्छेद 16(4) में, मसौदे के अनुच्छेद 10(3) में, मसौदे के अनुच्छेद 10(3) में, संविधान के अनुच्छेद 16(4) में बैकवर्ड शब्द उन्होंने क्यों रखा? उन्होंने रखा, भले ही वह मसौदा समिति का नाम लेते हो, बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग शब्द डॉक्टर आम्बेडकर ने रखा। और वो अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उन्होंने संविधान सभा की अनुमति न होते हुए भी, ध्यान रखिए, संविधान सभा की अनुमति न होते हुए भी उन्होंने संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 10(3) में, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 16(4) में बैकवर्ड शब्द क्यों रखा, इसका वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पढ़िए, सब उपलब्ध हैं, पढ़िए,
बिना पढ़े यदि आरक्षण जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस अनुच्छेद के खंड 10(3) अनुच्छेद के इस अनुच्छेद 10(3) मसौदे के अनुच्छेद 10(3) के संबंध में संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर भी 3 प्रकार के दृष्टिकोण थे, 3 प्रकार के दृष्टिकोण विद्यमान थे। और उन तीनों प्रकार के दृष्टिकोण को रखने वाले जो सदस्य थे उनको संतुष्ट करना जरूरी था। 1, 2, 3 दृष्टिकोण थे और उनको मानने वालों की संख्या संविधान सभा में बैठी थी। उन तीनों दृष्टिकोणों को संतुष्ट करना जरूरी था और तीनों को मान्य हो। 3 विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले यहाँ के संविधान सभा के सदस्यों को मान्य हो, ऐसा फॉर्मूला ढूंढना था, ऐसा फॉर्मूला ढूंढना था। और मसौदा समिति को लगा कि अनुच्छेद 10 का, मसौदे के अनुच्छेद 10 का खंड 3 ही यह फॉर्मूला है जो सारे सदस्यों को संतुष्ट कर सकता है। और इसीलिए मसौदे का अनुच्छेद 10(3) और उसमें मागा शब्द रखा गया है, पिछड़ा शब्द रखा गया, पिछड़ा वर्ग शब्द रखा। ये 3 दृष्टिकोण क्या थे? अब ध्यान से सुनिए, बड़े महत्वपूर्ण बात कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर। 3 दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण क्या था? सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण सारे ही सदस्यों का था। संविधान सभा के सारे ही सदस्य डॉक्टर अंबेडकर के साथ सारे ही सदस्य इस मत से सहमत थे कि सभी नागरिकों को राज्य की सेवा में अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। अब इस पर डॉक्टर अंबेडकर स्पष्टीकरण देते हैं। इस सभा के अनेक सदस्यों की यह इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी विशेष पद के लिए योग्य हो, इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वह उसके लिए आवेदन करे, परीक्षा में बैठे और इस पद के लिए योग्य है या नहीं यह निश्चित करने के लिए उसकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। और इस संबंध में अवसर की समानता के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को अमल में लाने पर कोई प्रतिबंध, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? इस संविधान सभा में बहुतांश सदस्य इस मान्यता के हैं कि सभी नागरिकों को राज्य की सेवा में अवसर के समानता का सिद्धांत के आधार पर अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। स्पष्टीकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समुदाय की व्यक्ति हो, यदि राज्य के किसी पद के लिए वो अपने आप को योग्य समझता है तो उसको आवेदन करने का हक होना चाहिए। उसको उस पद के लिए कोई परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा में बैठने का हक होना चाहिए। और उसके लिए यदि मुलाकात ली जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए समान अवसर होना चाहिए। परंतु यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसको रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं कहना चाहूँगा, सापेक्ष रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यह दृष्टिकोण आरक्षण का विरोध नहीं करता। यह दृष्टिकोण संधि की अवसर की समानता की बात करते हुए भी आरक्षण का विरोध नहीं करता, क्योंकि इस दृष्टिकोण के लोगों की मान्यता थी कि आरक्षण के साथ भी यदि समानता आती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। आरक्षण के साथ भी यदि हमें समानता प्राप्त होती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। और इसीलिए मैं इसके लिए शब्द यूज करूंगा सापेक्ष समानता, सापेक्ष समानता। इसका स्पष्टीकरण और आगे आएगा, क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण जो है वह निरपेक्ष समानता के संधि के अवसर की बात करता है। वह एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत की बात करता है। तो पहले में और दूसरे में अंतर है। पहला रिलेटिव है, पहला रिलेटिव समानता की बात तो करता है, परंतु उसी के साथ साथ आरक्षण का मुखर विरोध भी नहीं करता। परंतु दूसरा दृष्टिकोण
एब्सोल्यूट इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत की बात करते हुए आरक्षण का विरोध करता है। तो दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है, ज़्यादा करके सभा के एक वर्ग, अम्बेडकर कहते हैं ज़्यादा करके सभा के एक वर्ग का यह दृष्टिकोण है कि किसी वर्ग या संप्रदाय के पक्ष में किसी प्रकार के भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पहले दृष्टिकोण में यह उल्लेख नहीं है। पहले दृष्टिकोण में केवल यह उल्लेख है कि हर एक को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता प्रस्थापित करने का अवसर मिलना चाहिए। तो फिर जो पिछड़ा है उसको भी अवसर मिलना चाहिए, और उसको समान अवसर देना है तो उसको आरक्षण देना पड़ेगा। पिछड़ों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का समान अवसर देना है तो पैर में श्रृंखला बांध कर तो उसको समान अवसर नहीं दे सकते ना। परंतु दूसरा दृष्टिकोण कहता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, किसी को भी आरक्षण नहीं, और इसीलिए वो कहते हैं कि समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, दूसरा दृष्टिकोण। और इसीलिए सभी नागरिकों को अगर वह योग्य हैं तो समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। अगर हमें सिद्धांत बरतना है तो उनकी राय में पूरी तरह बरतना चाहिए, किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम दो दृष्टिकोण देखे हमने। पहला दृष्टिकोण क्या कहता है, समानता के सिद्धांत का व्यवहार होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपनी योग्यता सिद्ध करने का व्यवसाय होना चाहिए। परंतु यह दृष्टिकोण स्पष्टतया आरक्षण का विरोध नहीं करता, और इसीलिए वो कहता है कि पिछड़े वर्ग को भी अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए यदि आरक्षण जैसी सुविधा मिलती है, आरक्षण जैसा प्रावधान किया जाता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है वो बोलता है समानता का मतलब समानता, किसी भी प्रकार से कोई आरक्षण नहीं होगा। अब तीसरा दृष्टिकोण आता है। तीसरा दृष्टिकोण हमारे समक्ष है और उसके पीछे एक बड़ा जनमत है। सिर्फ संविधान सभा में कुछ सदस्य नहीं है, संविधान सभा के बाहर भी उसके लिए बड़ा जनमत है। यह पक्ष इस बात पर जोर देता है कि अवसर की समानता का सिद्धांत बड़ा अच्छा है, अवसर की समानता का सिद्धांत बड़ा ही अच्छा है, परंतु व्यवहार में कैसे लागू करेंगे। यहाँ मैं अपनी ओर से शाहू महाराज को याद करना चाहता हूँ, छत्रपति शाहू जी महाराज को याद करना चाहता हूँ। 1902 में उन्होंने उनके राज्य में, उनके संस्थान में राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया था और इसीलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। उनसे भी जब आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया तो पूछा गया कि भाई अवसर की समानता का सिद्धांत का आप पालन कीजिए, जो योग्य हो उनको नियुक्ति दीजिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, चलिए मेरे साथ। और उस व्यक्ति को वो गुड़साल में ले गए जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। कोई बड़े तंदुरुस्त थे, कोई जवान थे, कोई बूढ़े थे, कोई दुर्बल थे, कोई अशक्त थे, कोई सशक्त थे। सबको खोल दिया गया, चने की टोकरियाँ मंगाई गई और चने फेंक दिए गए। सबको समान अवसर, सबको समान अवसर, फेंक दिए चने। किसके हिस्से में आए चने? जो बलवान थे उनके हिस्से में आए, जो जवान थे उनके हिस्से में। कमजोरों के हिस्से में क्या आया? कमजोरों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। तो फिर शाहू महाराज जी ने पूछा, ये मेरी प्रजा है कि नहीं है? इनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है कि नहीं है? यदि इनके प्रति ये मेरी प्रजा है और इनके प्रति मेरा कर्तव्य है तो इनको यदि मैं शासन की सेवा में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इनको यदि मैं राज्य की सेवा में लाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? बताइए भाई, क्या करना चाहिए? आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। मेरे पास तो एक ही उपाय है कि इनके लिए आरक्षण देना चाहिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर उन लोगों की वकालत करते हैं जो लोग ये कहते हैं, जो जनमत यह कहता है कि अवसर की समानता का सिद्धांत
अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु आज तक इस अवसर की समानता के सिद्धांत ने उन्हें कोई अवसर ही नहीं दिया, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा? समानता का सिद्धांत ठीक है, परंतु इस समानता के अवसर की समानता के सिद्धांत ने आज तक जिनको कोई अवसर ही नहीं दिया, उनके लिए क्या करनी चाहिए? उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए मसौदे में अनुच्छेद 10(3) का प्रावधान है, और इसीलिए आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, जिनको शासन प्रशासन से हमेशा के लिए अलग रखा गया है, वह भी भारत के नागरिक होने जा रहे हैं, वह भी भारत के लोग हैं, वह उनको भी समानता चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार चाहिए, और समानता का अधिकार मांगते हैं, इसीलिए वह आरक्षण मांगते हैं। आरक्षण किसके लिए? समानता का अधिकार प्रस्थापित हो, इसीलिए। तो 3 दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखे। एक रिलेटिव इक्विलिटी वाला दृष्टिकोण जो आरक्षण का विरोध नहीं करता, एक एब्सोल्यूट इक्वलिटी वाला दृष्टिकोण जो आरक्षण का विरोध करता है, और एक ऐसा दृष्टिकोण कि समानता के होते हुए भी जिनको आज तक शासन प्रशासन में नियुक्तियों में कोई अवसर नहीं मिला, उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान। और इन तीन दृष्टिकोणों का समन्वय करना था, इन 3 दृष्टिकोणों का समन्वय करना था। इसीलिए 10(3) सबका समाधान होता है। आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि सबका समाधान कैसे होता है। अनुच्छेद आगे डॉक्टर आम्बेडकर स्पष्टीकरण में कहते हैं कि यही एक समाधान हमारे सामने था जो हमने निकाला। मसौदा समिति को एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना था जो इन तीनों दृष्टिकोणों को संतुष्ट करता। तो यह देखेंगे कि अनुच्छेद 10(3) में जो फार्मूला रखा गया है, इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन मसौदा समिति के पास नहीं है। किसी के पास है तो बताइए, सुझाव दीजिए। 3 दृष्टिकोण, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलेटिव, नो आरक्षण इक्वालिटी, और हमें अवसर नहीं मिला तो हमें अवसर चाहिए, सारे भारत के लोग हैं, फिर तीनों का समन्वय करना पड़ेगा कि नहीं। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कहते हैं इससे अच्छा समाधान मुझे प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। आगे डॉक्टर आम्बेडकर स्पष्टीकरण में कहते हैं अनुच्छेद 10 का खंड 1 उन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों के विचारों को स्थान देता है जो पहले दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण को मानने वाले हैं। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता यह है कि दोनों ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांतों को मानते हैं। एक आरक्षण के विरोध नहीं करता, दूसरा आरक्षण का विरोध करता है। यह दोनों में भेद है, परंतु दोनों ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जिसका समाधान अनुच्छेद 10 का खंड 1 करता है। मसौदे का अनुच्छेद 10 का एक खंड 1 करता है। उसमें क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 10 के खंड 1 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 10 के खंड 1 में लिखा गया है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह खंड 1 है। इसमें आ गया दृष्टिकोण 1 और 2, इसमें आ गया। साथ ही हमें यह भी देखना था, एक तो रख दिया, साथ ही हमें यह भी देखना था कि कतिपय समुदायों को यह मांग थी कि शासन का नियंत्रण अब तक ऐतिहासिक कारणों से एक समुदाय या चंद समुदाय के लोग ही करते आ रहे हैं और अब इस स्थिति का अंत होना चाहिए और वंचितों को भी सरकारी नौकरी में प्रवेश मिलना चाहिए। लोग क्या कहते हैं? समानता का सिद्धांत तो अभी तक था ना भैया, समानता का सिद्धांत था, मगर हमको तो नहीं मिला ना, अब हमको मिलना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? अब अनुच्छेद 1 आ गया समानता का सिद्धांत खंड 1 और खंड 3 आ गया
आरक्षण का सिद्धांत। अब सवाल खड़ा होता है कि अनुच्छेद 1 को भी जिंदा रखना है और अनुच्छेद 3 को भी जिंदा रखना है मसौदे के, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 16(1) को जिंदा रखना है और संविधान 16(4) को भी जिंदा रखना है, तो आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए? 100% आरक्षण दे दिया तो अनुच्छेद 1 मर जाएगा, समानता का सिद्धांत मर जाएगा, और समानता दे दी तो अनुच्छेद 4 मर जाएगा, संविधान का आरक्षण ही नहीं रहेगा। दोनों को जिंदा रखना है तो आरक्षण की सीमा निश्चित करनी पड़ती है। हमारे लिए संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह सीमा निश्चित करके रख दी और व्यवहार में इंदिरा साहनी के डिसीजन से सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा निश्चित कर दी और मराठा आरक्षण के निर्णय ने उस पर और अपनी मोहर लगा दी, उसको और भी मजबूत कर दिया। डॉक्टर आम्बेडकर इसके पीछे हैं। आइए डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि दोनों का संतुलन चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर डॉक्टर आम्बेडकर एक उदाहरण देकर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए, हम उन लोगों की मांग को यदि पूर्णतः मान लेते हैं कि जिन लोगों को जिन्हें अब तक सरकारी नौकरियों में पूरी जगह नहीं दी जाती थी, इसका परिणाम क्या होगा? समझो हम डॉक्टर आम्बेडकर उदाहरण देते हैं, हम ये कहते हैं कि आप आज तक जिनको मिला ठीक है, अब जिनको नहीं मिला उनको ही मिलना चाहिए सरकारी नौकरियां, तो क्या होगा? बंद कर दो इनको, कहते हैं ना हम कभी कभी, कहते हैं ना, जिसको जितना वगैरह वगैरह, जिसकी जितनी भागीदारी वगैरह वगैरह। ये सिद्धांत डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के विरुद्ध है। ये सिद्धांत डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के विरुद्ध है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि समझो उनकी बात मान ली कि जिनको आज तक शासन प्रशासन में जगह नहीं मिली और उनको ही पूरी जगह नियुक्ति दी, तो क्या होगा? तो डॉक्टर आम्बेडकर उदाहरण से बताते हैं। कल्पना इसका परिणाम यह होगा कि हम उस प्रथम सिद्धांत का अर्थात अवसर के समानता, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत का पूर्णतया हनन कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। यदि पूरी तरह आरक्षण दे दिया, जाति के आधार पर 100% आरक्षण, सबको आरक्षण दे दिया, तो समानता अवसर के समानता के सिद्धांत की हत्या हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। मैं नहीं कहता। 100% आरक्षण दे दिया जाए तो क्या होगा? समानता के अवसर के समानता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत की हत्या हो जाएगी। अब पूछना सवाल डॉक्टर आम्बेडकर पूछते, इस सभा में बैठे हुए सारे सदस्यों को समानता चाहिए या नहीं चाहिए? डॉक्टर आम्बेडकर क्या पूछते हैं? समानता चाहिए या नहीं चाहिए? बाहर के लोगों को डॉक्टर आम्बेडकर पूछते समानता चाहिए या नहीं चाहिए? समानता चाहिए तो आरक्षण पर सीमा लगानी पड़ेगी, और सिर्फ आरक्षण चाहिए तो समानता की हत्या करनी पड़ेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? सवाल बड़ा विकट है। और अंबेडकर आरक्षण के साथ समानता चाहते थे, केवल आरक्षण नहीं चाहते थे। केवल आरक्षण के लाभार्थियों के लिए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया। आने वाली जनरेशन को समानता प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को आरक्षण की सुविधा दी। आने वाली पीढ़ियों को समानता प्राप्त हो, सबको, इसीलिए वर्तमान पीढ़ी को आरक्षण देकर आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दी। यह डॉक्टर आम्बेडकर हैं। इस तरह से डॉक्टर आम्बेडकर को, हमें संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर को इस तरह से देखना होगा। उनको भी समानता के सिद्धांत वाले को भी समाधान करना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को समानता चाहिए ना। मुझे यदि किसी ने पूछा
कि आरक्षण चाहिए या समानता चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाई ये सवाल कैसा है, ये सवाल ऐसा है जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी ने, तब पूछा गया था कि आपको रोटी चाहिए या स्वतंत्रता चाहिए। क्या पूछा गया था? आपको रोटी चाहिए या स्वतंत्रता चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर, और बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान कहता है कि डेमोक्रेसी में रोटी भी मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। ये आइदर और नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए का सवाल नहीं है। वैसा ही सवाल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने मसौदे के अनुच्छेद 10(3) के समय में और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के संबंध में उपस्थित हुआ था कि समानता चाहिए कि आरक्षण चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मैं संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते आपको समानता भी दूंगा और आरक्षण भी दूंगा, समानता भी दूंगा और आरक्षण भी दूंगा, परंतु आरक्षण की सीमा मैं निर्धारित करूंगा। समझ लीजिए मेरी बात को, बार बार बहुत समझना पड़ेगा इस बात को। डॉक्टर आम्बेडकर को समझना और डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को समझना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो आज डॉक्टर आम्बेडकर के कहलाने वाले समाज की यह दुर्दशा नहीं होती। उन्हीं को डॉक्टर आम्बेडकर नहीं समझा तो और लोगों को क्या समझेगा मालूम नहीं, परंतु फिर भी समझने का प्रयास करना चाहिए, हम लोगों ने करना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि यदि 100% आरक्षण हो गया, 70% आरक्षण हो गया, तो हत्या किसकी होगी? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत की हत्या हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप? और इसीलिए मैं, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। उदाहरण इस प्रकार, मान लीजिए कि एक समुदाय या कई समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना है। 85% बैकवर्ड है। यदि सबकी बात माने तो कितने परसेंट बैकवर्ड है? 52% ओबीसी, 52% बीसी बोलिए, ओबीसी बोलिए, 15% एससी और 60% एसटी। 85% हो जाते हैं लोग। हो गए। 85% को 85% आरक्षण दे दिया तो क्या होगा? डॉक्टर आम्बेडकर 85% नहीं कहते, 70% आरक्षण दिया तो क्या होगा? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, मान लीजिए कि एक समुदाय या कई समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार 70% स्थान उनके लिए आरक्षित किए गए। मैं तो 85% की बात कर रहा हूँ, लोग 85% मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने तो 100% मांगा, आरक्षण कर दो। बाकी लोग 50, हम 85% है, 85% चाहिए कहते हैं। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर सिर्फ 70% देने से क्या होगा उसकी बात करते हैं। 70% स्थान उनके लिए आरक्षित रखे गए। अब बच जाते हैं 30% स्थान जो शेष लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। शेष लोगों के लिए मतलब सामान्य प्रवर्ग के लिए उपलब्ध होंगे। कितने प्रतिशत स्थान? केवल 3% नहीं, बाबा साहब 30% भी कम है ऐसा मानते हैं उनके लिए। बाबा साहब केवल 3% नहीं, 30% भी उनके लिए कम है ऐसा मानते हैं। तो शेष लोगों के लिए कितने प्रतिशत उपलब्ध होंगे? 30%। क्या कोई व्यक्ति जिसका विवेक ठीक है, जिसकी बुद्धि ठीक है, जो रैशनल विचार कर सकता है, जो समानता का सिद्धांत को मानता है, जो संविधान को मानता है, जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को समझता है, आने वाले भारत कैसा होना चाहिए इसका विचार करता है, उसके संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति यह मंजूर करेगा कि 30% स्थान खुली प्रतिगति के लिए रखना अवसर के समानता के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को अमली रूप देने के ख्याल से ठीक है? क्या सवाल पूछते हैं डॉक्टर आम्बेडकर। यदि 70% आरक्षण दिया गया उन लोगों को जिनको अब तक शासन में, प्रशासन में स्थान नहीं मिला, तो क्या जिनको है कुछ दिमाग, जिनकी बुद्धि ठीक है, जो विवेक करते हैं, वो यह कह सकते हैं
कि 70% आरक्षण देने के बाद सामान्य प्रवर्ग के लिए यदि 30% स्थान सुरक्षित रखे गए तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत जिंदा रहेगा। उसको जिंदा रखने के लिए क्या 30% आरक्षण पर्याप्त है? ये सवाल पूछते हैं। किसको? डॉक्टर आम्बेडकर मुनिस्वामी पिल्ले को पूछते हैं। किसको पूछते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? नागप्पा को पूछते हैं। किसको पूछते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? खांडेकर को पूछते हैं। किसको पूछते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? डॉक्टर पंजाबराव देशमुख को पूछते हैं। यदि 70% आरक्षण दिया तो 30% ओपन सीट्स रखकर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत जीवन जिंदा रहेगा। और यह सवाल पंडित हृदयनाथ कुंजरू से डॉक्टर आम्बेडकर पूछते हैं। यह सवाल लोकनाथ मिश्र से डॉक्टर आम्बेडकर पूछते हैं। इन सारे लोगों से पूछते हैं, पंजाबराव देशमुख के साथ सारे लोगों से पूछते हैं कि 30% आरक्षण देने के पश्चात क्या इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत जिंदा रहेगा? डॉक्टर आम्बेडकर स्वयं का मत बताते हैं कि मेरी राय में यह ठीक नहीं होगा। 70% आरक्षण मेरी राय में ठीक नहीं होगा। 30% सामान्य प्रवर्ग के लिए रखना, खुली जगह, खुली सीट्स ठीक नहीं होगा। It cannot be in my judgment. It cannot be in my judgment. No, I don't accept this. No, I don't accept. मेरे दृष्टि से यह अन्याय है। मेरे दृष्टि से ये इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत की हत्या है। और इसीलिए आगे चलकर डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि इट मस्ट बी इन माइनॉरिटी, रिजर्वेशन मस्ट बी इन माइनॉरिटी। इसके लिए अगर आपको जगह सुरक्षित रखनी है, इसीलिए आपको आरक्षण देना है उन वर्गों को जिनका शासन प्रशासन में अभी तक कोई सहभाग नहीं था। और इस व्यवस्था को अनुच्छेद 10(1) के अनुरूप करना है। अनुच्छेद 10(1) मसौदे का, अनुच्छेद 16(1) प्रमुख प्रिंसिपल है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल 16(1) है और 16(4) इसको एक्सेप्शन है। 16(4) इसको अपवाद है। समानता का सिद्धांत चिरंजीव है, हमेशा बना रहेगा। आरक्षण जब भी इक्वेलिटी ऑफ सोशल स्टेटस और इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की समाज में स्थापना होगी तब 16(4) की जरूरत नहीं रहेगा, निकाल नहीं दिया जाएगा, परंतु आरक्षण समाप्त होगी। तो बेसिक क्या है? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं 10(1), 16(1) बेसिक है। और उसको यदि कायम रखना है तो आरक्षण यह 10(1) के अनुरूप चाहिए। 10(1) को जिंदा रखने वाला चाहिए, 10(1) से संतुलित चाहिए। देयरफॉर सुन लीजिए, ये इसको आप कॉपी करना। देयरफॉर द सीट्स टू बी रिजर्व, डॉक्टर आम्बेडकर, देयरफॉर द सीट्स टू बी रिजर्व इफ द रिजर्वेशन इज टू बी कंसिस्टेंट with subclause 1 of Article 10 must be confined to minority of seats. मैं दोहराता हूँ। Therefore, the seats to be reserved, if the reservation is to be consistent with subclause 1 of Article 10, must be confined to minority of seats. इसका मतलब यह है कि आरक्षण देना है और आरक्षण यदि मसौदे का अनुच्छेद 10 के खंड 1 से सुसंगत रखना है तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं तो रिजर्वेशन मस्ट बी कन्फाइंड टू माइनॉरिटी ऑफ सीट्स। माइनॉरिटी ऑफ सीट्स का मतलब आरक्षण हमेशा 50% से कम रहना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर, ऐसा होने पर ही अवसर की समानता के सिद्धांत को संविधान में वास्तविक स्थान मिल सकेगा, जिंदा रह सकेगा। अनुच्छेद 16 का खंड 1 मूल है, 16(4) उसके लिए अपवाद है। 16(4) को अनुच्छेद 16(1) से समन्वय स्थापित करना ही पड़ेगा
और अनुच्छेद 16 एक जिंदा रखना आज के लिए और कल के लिए भी जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं। एक तो अवसर की समानता का सिद्धांत जिंदा रखना है और साथ ही उन समुदायों को जिनको आज तक सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी देना है। इन दोनों बातों का समन्वय करना है और इसीलिए आरक्षण 50%। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने माना है 16(4) का अर्थ लगाते समय इंदिरा साहनी के केस में 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ ने, और बाद में मराठा आरक्षण में 5 न्यायाधीशी खंडपीठ ने उसकी संस्तुति की है, उसको भी मान्यता दी है। ये कहाँ से आया? संविधान सभा से आया। किसने बोला 50%? डॉक्टर आम्बेडकर ने बोला। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और इसीलिए यदि संविधान में रख देते तो परमानेंट हो जाता। डॉक्टर आम्बेडकर फिर कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो संविधान को बदल कर किया जा सकता था, ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसीलिए 16(4) का अर्थ लगाने के लिए हम दौड़े दौड़े सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। 16(4) का अर्थ लगाने के लिए हम दौड़े दौड़े सर्वोच्च न्यायालय। यदि माननीय सदस्य इस स्थिति को समझते हैं, माननीय सदस्य इस स्थिति को समझते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह इससे सहमत होंगे कि बैकवर्ड जैसा कोई प्रतिबंधमूलक शब्द अगर न रखा गया तो हमने आरक्षण के पक्ष में जो अपवाद रखा है वह इस नियम को व्यर्थ करेगा। कौन से नियम को व्यर्थ करेगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नियम को व्यर्थ करेगा। यह नियम जिंदा रहे, यह नियम वास्तव में जिंदा रहे, इसीलिए बैकवर्ड शब्द अनुच्छेद 10(3) में आवश्यक है। नहीं तो आरक्षण किसको कौन तय करेगा? बैकवर्ड शब्द आरक्षण है और यह प्रतिबंधमूलक शब्द है उन्हीं को जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि वो बैकवर्ड है। कैसे बैकवर्ड है? फिर आता सोशो एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, और इसीलिए यही कारण है डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि संविधान सभा ने इस शब्द को मान्यता नहीं दी थी। संविधान मूल मसौदे में परामर्शदाता समिति द्वारा जो सिफारिश की गई थी, उस सिफारिश में बैकवर्ड शब्द नहीं था। इसीलिए संविधान सभा ने वो सिफारिश स्वीकृत की थी, उसमें भी बैकवर्ड शब्द नहीं था। मसौदा समिति ने यह शब्द रखा है संविधान सभा की अनुमति न लेते हुए। डॉक्टर आम्बेडकर ने शब्द रखा, मसौदा समिति का नाम लेते हैं डॉक्टर आम्बेडकर, और फिर मसौदा समिति को अनुरोध करते हैं कि आपकी अनुमति के बगैर मैंने यह शब्द बैकवर्ड यहाँ रखा है, जिसका स्पष्टीकरण क्यों रखा है यह मैंने किया है। स्पष्टीकरण यह है कि अनुच्छेद 1 मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत जिंदा रहना चाहिए, अनुच्छेद 4 सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए, और दोनों जिंदा रहने के लिए बैकवर्ड शब्द जरूरी है, और आरक्षण की सीमा मेरी दृष्टि से 50% ही होनी चाहिए। यह सारा मैंने स्पष्ट किया है। मैं संविधान सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस अनुच्छेद को स्वीकार किया जाए। इसके बाद अनुच्छेद सभा के समक्ष रखे गए। इनका संशोधन, लोकनाथ मिश्र का संशोधन अस्वीकृत हो गया। उसके बाद में दामोदर स्वरूप सेठ का संशोधन अस्वीकृत हो गया। उसके बाद में जैसा उन्होंने कहा था, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि मैंने तो रख दिया भाई, मगर डॉक्टर आम्बेडकर तो स्वीकार करने वाले नहीं हैं। डॉक्टर आम्बेडकर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मेरा संशोधन। मैं कितनी भी विद्वत्ता से इसका युक्तिवाद करूं, डॉक्टर आम्बेडकर तो मानने वाले हैं नहीं। तो उनका भी संशोधन संविधान सभा ने अस्वीकृत किया, और डॉक्टर आम्बेडकर ने जिस रूप में अनुच्छेद 10 रखा था, अनुच्छेद 16 रखा था संविधान का, उसी रूप में अनुच्छेद स्वीकार हुआ। मेरा आग्रह है फिर से एक बार कि संविधान सभा डिबेट्स अवश्य पढ़िए। मैंने जो कहा वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हिमनक का एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा संविधान सभा डिबेट्स में, जिनको भी अतिरिक्त अधिक जानकारी चाहिए, उन्होंने कम से कम
जो आरक्षण के पक्षधर हैं, जो आरक्षण के विरुद्ध है, दोनों ने कम से कम 30 नवंबर 1948 के संविधान सभा डिबेट्स का हिस्सा अवश्य 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 पढ़ना चाहिए। ये अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में उपलब्ध हैं। मराठी के लिए वामन राव सोमकोर से आप संपर्क कर सकते हो। आप सब लोग मेरी बात को सुनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और फिर से अगले व्याख्यान में मिलेंगे अगले संविधान के अनुच्छेद के साथ डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का परिचय करने के लिए। धन्यवाद, साधुवाद, अभिवादन, सप्रेम जय भीम और मंगल कामना।